हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ Node.js के सिलेबस। मैंने काफी सारे इंटरव्यू लिए हैं और काफी सारे डेवलपर से बात की है। एक डाउट मैंने काफी सारे डेवलपर्स में देखा है, उनसे पूछो कि नोड पे काम किया है तो रिप्लाई आता है हाँ जी सर किया हुआ है, काम आएगा तो कर लूंगा। लेकिन उनकी बातों से ही पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं उनको डाउट है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि काम कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको नोड पे काम सीखना है तो आपको प्रॉपर तरीके से सीखना होगा। आपको सिंपल बेसिक प्रोजेक्ट से आप नोड नहीं सीख पाओगे। उसके लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करना होगा जिसमें काफी सारी चीजें इंटीग्रेट हो, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसमें फेस करनी पड़े, तभी आप नोड को प्रॉपर वे में सीख पाओगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको नोड में क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। देखो, अगर आपको नोड पे काम सीखना है तो पहले जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट अच्छे करने पड़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिस, कॉलबैक और असिंक अवेट, इन तीन कंसेप्ट पे आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। अगर आपके ये तीनों कंसेप्ट अच्छे नहीं हुए तो इवन ना कि आपको समझने में, एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करने में आपको काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नोड के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, पहले आपको पढ़ना है नोड क्या है, कैसे काम करता है। लैंग्वेज तो है नहीं, एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। पहले क्या था कि जावास्क्रिप्ट के साथ आप क्लाइंट साइड पे तो काम कर सकते थे पर आप सर्वर साइड काम नहीं कर सकते थे। तो ऐसे केसेस में नोड इन्वॉल्व हुई, देखिए जिसकी मदद से हम बैकएंड पे भी काम कर सकते हैं, अपनी एपीआई भी बना सकते हैं। पहले हम सिर्फ क्लाइंट साइड ही काम कर सकते थे। उसके बाद आपको पढ़ना है इवेंट लूप। इवेंट लूप क्या है, कैसे काम करता है। Node.js इवेंट लूप के कंसेप्ट पे काम करता है। इवेंट लूप किसी रिक्वेस्ट को किस तरीके से हैंडल करता है, रिक्वेस्ट क्यू में कैसे आती है और कैसे वो रिजॉल्व होके आपके पास वापस रिटर्न होती है। अक्सर इंटरव्यू में कैंडिडेट से इवेंट लूप के बारे में पूछा जाता है। देन इसके बाद आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। इन्वायरमेंट क्या होता है, कितने तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे टेस्ट इन्वायरमेंट, डेव इन्वायरमेंट, स्टेज इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। आपको इन्वायरमेंट के कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करना है। देन आपको पढ़ना है HTTP सर्वर एंड नोडमोन। HTTP सर्वर क्या है और नोडमोन का यूज हम क्यों करते हैं। HTTP एक बिल्ड इन मेथड है, आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप एक नोड का प्रोजेक्ट सेटअप करो और एक HTTP से आप एक सर्वर क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप पोर्ट डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद अगला टॉपिक है एक्सप्रेस.js। एक्सप्रेस.js में आपको मिडलवेयर, राउट्स, टेम्पलेट्स और स्टैटिक फाइल। राउट्स को आप जितना डेप्थ में पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्टैटिक राउट, डायनेमिक राउट, ऑथ राउट, पेमेंट राउट। अगला टॉपिक पढ़ना है आपको कंट्रोलर। कंट्रोलर में आपको पढ़ना है कि हम इन्हें राउट्स के साथ कैसे यूज करते हैं, अलग फाइल में हम इसे कैसे बनाते हैं। अगर हमें रिस्पॉन्स में जेसन भेजना है, स्टेटस कोड मेंटेन करना है या किसी टेम्पलेट का यूज़ करना है तो हम कंट्रोलर्स पे कैसे काम करेंगे। देन अगला टॉपिक पढ़ना है आपको मिडलवेयर। मिडलवेयर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मिडलवेयर का काम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में होता है, जैसे हमें ऑथेंटिकेशन लगाना है। देन अगला टॉपिक है मॉडल वैलिडेशंस एंड स्कीमा। तो मॉडल क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे डेटा का। स्कीमा की बेसिक हमारे रूल्स होते हैं कि हमें किस तरह का हम डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वैलिडेशन, हम नोड के अंदर हम वैलिडेट करते हैं कि जो भी हमारा डेटा आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपको मॉडल, स्कीमा और वैलिडेशन, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है। इसको इंटीग्रेट भी आपको करना है। देन अगला टॉपिक है डेटाबेस। दो तरह के डेटाबेस होता है हमारे, सीक्वल और नो सीक्वल। आप दोनों को कवर करो तो ज़्यादा अच्छा है, बट कोशिश करना कि एक डेटाबेस को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। चाहे आप वो मोंगो ले लो, चाहे आप सीक्वल ले लो। वैसे कोशिश करो कि मोंगो ले लो, बट अगर सीक्वल पे भी करते हो तो काफ़ी सारी कंपनी सीक्वल और मोंगो दोनों को ही प्रेफर करती है। देन इसके बाद आपको अगला टॉपिक पढ़ना है ORM। सपोज आप सीक्वल पे काम करते हो, ऐसे केसेस में आपको काफ़ी सारी क्वेरी लिखनी पड़ती है, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इन सब क्वेरीज पे काम करना पड़ता है। आपको इन क्वेरी का बार बार यूज़ करना होता है। चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेट होता है ORM। हम ORM टूल का यूज़ कर सकते हैं। ORM क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, जिसके अंदर हम डेटाबेस की क्वेरी ना यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट के मेथड यूज़ कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने में। जो लोग सीक्वल यूज़ करते हैं, माई सीक्वल यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा प्रेफरेंस ORM को देते हैं। अगला टॉपिक है फाइल सिस्टम। फाइल्स को रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना। इवन आपको सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों तरह के फाइल सिस्टम पे काम करना है। सपोज एक फाइल तुरंत अपडेट हो जा रही है, तुरंत डिलीट हो जा रही है, या कोई फाइल आपको टाइम ले रही है, तो ऐसे केसेस में आप सिंक्रोनस फाइल रीड करोगे तो आप फाइल सिस्टम के दोनों कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा। देन अगला टॉपिक है मल्टर। देखिए, मल्टर का यूज़ हम किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए करते हैं। सपोज कि मेरे पास सिंगल एक PDF फाइल अपलोड करनी है, एक्सेल फाइल अपलोड करनी है, तो उस केसेस में मल्टर का यूज़ करूंगा। मल्टर का यूज़ ज़्यादातर हम मिडलवेयर की तरह करते हैं। देन अगला टॉपिक पढ़ना है आपको बफर। सपोज आपको कोई लार्ज फाइल मैनेज करनी हो, जैसे PDF हो गया, JPG हो गया, तो
ऐसे डेटा को आप बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करते हो, उसके लिए हम लोग बफर का यूज कर सकते हैं। बफर के अंदर एनकोड और डिकोड कर सकते हैं किसी भी डेटा को, जिससे क्या होगा, उसे हैंडल करना काफी ईजी होगा। देन इसके बाद आपको पढ़ना है स्ट्रीम्स। सपोज कि आपके पास 1 GB डेटा है और उस 1 GB डेटा को आप अपलोड करना चाहते हो या प्रॉपरली डेटा नहीं अपलोड हो पाया, तो ऐसे केसेस में आप स्ट्रीम का यूज करोगे, जिसके अंदर उस डेटा को छोटे छोटे चंक डेटा में तोड़ोगे। देन अगला टॉपिक है चाइल्ड प्रोसेस। जैसे कभी भी आपको हैवी डेटा पे काम करना है या कोई हैवी टास्क करना है, तो ऐसे केसेस में आप चाइल्ड प्रोसेस का यूज कर सकते हो। चाइल्ड प्रोसेस क्या करता है, उस पर्टिकुलर टास्क को बैकग्राउंड में रन करता है ताकि आपके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पे कोई इंपैक्ट ना आए। देन अगला टॉपिक आपको पढ़ना है लॉगर। सपोज आपके पास रिक्वेस्ट आई और वो रिक्वेस्ट फेल हो गई। रिक्वेस्ट क्या आई थी, टाइम स्टैम्प क्या था, क्यों फेल हुई, क्या रीजन है, उन लॉग को आप इकट्ठा करोगे। लॉगर को आपको मिडलवेयर की तरह यूज करना है। इवन इसके अंदर फाइल सिस्टम का भी यूज होगा। लॉगर के अंदर फाइल्स को क्रिएट करोगे, अपडेट करोगे, रीड करोगे, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। देन अगला टॉपिक है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में आपको ऑथेंटिकेट कर रहा है कि आप लॉगिन कर पा रहे हो, और ऑथराइज का मतलब है कि आपने सपोज लॉगिन कर लिया और उस लॉगिन करने के बाद आपको क्या क्या एक्सेस है, तो वो होती है ऑथराइजेशन। अगर सिंपल वे में बात करूं तो ऑथेंटिकेशन का मतलब हो गया आइडेंटिटी और ऑथराइजेशन का मतलब हो गया परमिशन, यानी आपको क्या क्या परमिशन है। सपोज आप एक एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे हो तो आप ऑथेंटिकेट हो रहे हो, मतलब वो आपको ऑथेंटिकेट कर रहा है कि आप लॉगिन कर सकते हो या नहीं कर सकते। पर हो सकता हो कि आपने लॉगिन तो कर लिया, आपको फ्री प्लान के एक्सेस है, पेड प्लान के एक्सेस नहीं है, क्योंकि आपने उन चीजों को परचेज नहीं किया। ऐसे केसेस में मैं ऑथराइजेशन का इस्तेमाल करूँ। इन दोनों के कंसेप्ट को आपको डेप्थ में पढ़ने हैं ताकि आप इंटरव्यू को अच्छे रिप्लाई कर सको। इवन आप उसे एग्जाम्पल के साथ भी रिप्लाई करना पड़ेगा कि आपने इसे कब कब और कैसे यूज किया है, कि डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। आप उसको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने इसे अपने प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को कब यूज किया है और कैसे यूज किया है। अगला टॉपिक पढ़ना है आपको JWT। JWT एक टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, जिससे हम यूजर की आइडेंटिटी को चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें टोकन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि हम डेटाबेस के अंदर हम एक टोकन क्रिएट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और यूजर को भेजते हैं। देन अगला टॉपिक है रेस्ट एंड रेस्टफुल एपीआई। पहले एपीआई को डिजाइन करने के लिए ज्यादातर कोई गाइडलाइन नहीं थी, बट रेस्ट और रेस्टफुल एपीआई की मदद से आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर वे में अपनी एपीआई को डिजाइन कर सकते हो। कोई भी डेवलपर के लिए काम करना ईजी हो जाएगा और उसको ईजिली समझ में आएगा या किस अप्रोच पे काम कर रही है। देन अगला टॉपिक आपको पढ़ना है ग्राफक्यूएल। ग्राफक्यूएल क्या है, क्वेरी लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम सिंगल एपीआई से सारा डेटा गेट कर सकते हैं। बस उसके अंदर में क्वेरी सेंड करनी है और वो डेटा हमें गेट हो जाएगा। हमें वही की गेट होंगी जो भी हमने उसे रिक्वेस्ट की होगी, हमें एक्स्ट्रा चीजें गेट नहीं होगी, जिससे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। देन अगला टॉपिक है क्लस्टर। अगर आपकी एप्लीकेशन पे लोड ज्यादा है तो आप क्या करोगे, मल्टीपल सर्वर क्रिएट करोगे, जिसमें एक पेरेंट सर्वर होता है और काफी सारे चाइल्ड सर्वर होते हैं। इसके लिए आपको क्लस्टर्स का यूज करना पड़ेगा। क्लस्टर क्या है, नोड का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, जिसे आप सिंपल इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। देन अगला टॉपिक पढ़ना है आपको इवेंट। हमें पता है कि नोड क्या असिंक्रोनस है और नॉन ब्लॉकिंग है। सपोज आपके पास एक टास्क हो रहा है और उस टास्क के कंप्लीट होने पे आपको रिएक्ट करना है। सपोज उस टास्क के कंप्लीट होने पे आपको एक पॉपअप चाहिए या मैसेज चाहिए या कोई SMS भेजना है, कुछ भी भेजना है, तो और वो टास्क काफ़ी टाइम ले रहा है, तो आप उस टास्क पे वेट नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इवेंट का यूज़ करोगे। इवेंट की मदद से हम किसी भी टास्क में, चाहे वो कितना भी टाइम ले रहा हो, उस पर किसी भी तरह का एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज हम कोई फाइल रीड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है और उसके काम के कंप्लीट होने के बाद मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैं इवेंट का यूज़ करूँगा। देन अगला टॉपिक आपको समझना है क्रिप्टो। क्रिप्टो में क्या होता है, आप पासवर्ड हैशिंग, एनकोडिंग, डिकोडिंग, सिग्नेचर, इन सब चीज़ों पे आप काम कर सकते हो। इसके लिए आपको क्रिप्टो मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। देन अगला टॉपिक है रेडिस। सपोज यूज़र को एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन के लिए वो बार बार आपके प्रोडक्ट पे आ रहा है, बार बार उस API को हिट कर रहा है। अब एक डेटा आपने एक बार निकाल दिया, आप सेम डेटा को बार बार निकालने के लिए डेटाबेस का यूज़ नहीं करोगे। आपकी API पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, ट्रैफिक को रिड्यूस करने की कोशिश करोगे कि डेटाबेस पे कम से कम लोड जाए। तो उस केसेस में हम लोग रेडिस का इस्तेमाल करते हैं। रेडिस क्या करता है, किसी भी डेटा को कैशे में स्टोर कर सकता है। सपोज एक ही तरह का डेटा आ रहा है, मैं क्या करूँगा, उसको कैशे में स्टोर करूँगा, रेडिस के कैशे में, कि अगर दूसरी बार अगर यूज़र सेम डेटा निकाल रहा है तो वो क्या करेगा, कैशे से निकाले, जिससे क्या होगा, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो। सो आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा रेडिस क्या है, कब इन्वॉल्व करना चाहिए, किन APIs के साथ यूज़ करना है और किस सिचुएशन में यूज़ करना है। देन इसके बाद आता है वेब सॉकेट एंड वेब RTC। सपोज आपको वीडियो पे काम करना है या ऑडियो पे काम करना है या फाइल्स पे काम करना है या चैट पे काम करना है, यानी रियल टाइम डेटा पे काम करना है, तो वेब सॉकेट एंड वेब RTC पे आप काम करोगे। इन दोनों की मदद से आप रियल टाइम डेटा पे काम कर सकते हो। इसमें क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। मतलब
इसमें एपीआई दोनों तरफ से कम्युनिकेट करती है और रियल टाइम कम्युनिकेट करती है, बार बार कनेक्शन को ओपन क्लोज नहीं करना पड़ता। तो इसके कंसेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। इंटरव्यू में ज़्यादातर रियल टाइम डेटा पे काम किया है आपने, नहीं किया है, कैसे काम किया है, क्या अप्रोचेज रहे इंटीग्रेट करने के, तो एक आध क्वेश्चन नोड डेवलपर से जरूर पूछा जाता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अगर इनको भी पढ़ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है, इंटरव्यू निकालने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला टॉपिक है मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है और माइक्रो सर्विस क्या होता है, हमें कब किसको यूज़ करना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट में हमें मोनोलिथिक पे काम करना है, किस तरह के प्रोडक्ट में माइक्रो सर्विस पे काम करना है। देन इसके बाद आता है सर्वरलेस। देखिए सर्वरलेस का यूज़ कम होता है, काफ़ी सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इवन आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा। देन इसके बाद आपको पढ़ना है सॉलिड प्रिंसिपल। देखिए सॉलिड प्रिंसिपल के कंसेप्ट काफ़ी सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आप अगर इसको भी पढ़ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है। देन इसके बाद आपको अगला टॉपिक पढ़ना है सिस्टम डिज़ाइन। सिर्फ कोड को बना लेना ही काफ़ी नहीं है कि आपने कोड पे काम कर लिया, आपको ऐसा सिस्टम बनाना है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सके। तो ऐसे केसेस में आपको सिस्टम डिज़ाइन के कंसेप्ट का भी आइडिया होना चाहिए। देन अगला टॉपिक है AWS। AWS में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप डिप्लॉयमेंट लेवल तक पढ़ लीजिए, जैसे EC2 इंस्टेंस, S3 बकेट, क्लाउड वर्क। बस ये आइडिया होनी चाहिए डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, आप किसी इंस्टेंस को कनेक्ट करके अगर आपको कोई नोड का प्रोडक्ट डिप्लॉय करना है, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। देन अगला टॉपिक पढ़ना है आपको डॉकर। सपोज आप किसी भी सिस्टम पे शिफ्ट होते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस सिस्टम पे अपने प्रोडक्ट को उसी तरीके से चलाओगे जैसे वो पिछले सिस्टम पे चल रहा था। ज़्यादातर कंपनी इसको यूज़ करती है और डेवलपर को बोलती है कि इसको यूज़ करना है, तो इन चीज़ों को भी आप पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। जिसके अंदर आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आपको डॉकर को इन्वॉल्व कैसे करना है, अपने Node.js में डॉकर का सेटअप कैसे करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करनी होती है, और इवन कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करनी है, और नोड के प्रोजेक्ट को डॉकर के ऊपर कैसे चलाना है। फिर लास्ट टॉपिक है जेनकिंस। प्रोजेक्ट बना लेना ही काफ़ी नहीं है, आपको एक डिप्लॉयमेंट सीखना होगा जिसमें ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ डेप सर्वर पे, स्टेज सर्वर पे या टेस्ट सर्वर पे, इन चीज़ों पे डिप्लॉयमेंट करनी है, तो ऐसे केसेस में आपको जेनकिंस का आइडिया होना चाहिए। जेनकिंस में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें सिर्फ कैसे डिप्लॉयमेंट करनी है, ब्रांच कैसे सेलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो हो गया सिलेबस के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपको इसके प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का मतलब जिसके अंदर प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर हो, जिस तरीके से कंपनी काम करती है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि हम कंट्रोलर्स के फोल्डर अलग बनाते हैं, हम मॉडल्स अलग बनाते हैं, हम डेटाबेस का कनेक्शन से अलग करते हैं, हम सारे राउट्स करते हैं, इवन सारे स्टैटिक राउट, डायनेमिक राउट, ऑथेंटिकेशन राउट सारे करते हैं, इवन ऑथेंटिकेशन राउट्स बनाते हैं, हम मिडलवेयर्स अलग बनाते हैं, हम मिडलवेयर को इन्वॉल्व करते हैं राउट के साथ में। तो इस तरह के प्रोजेक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए कि API इंटीग्रेशन की प्रोडक्ट पे काम कीजिए, जिसमें आप API बनाओ, चाहे वो API आपकी REST API हो या GraphQL API हो, इन APIs पे काम करो। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें दोनों तरह की API यूज़ हो रही है। देन आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट लेना है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जो पहले से चल रहा हो, और उसके अंदर आपको काम करना है, छोटे से छोटे पॉइंट्स पे काम करना है। ऐसा पॉइंट नहीं कि आप उसके अंदर एक नई API बनाने बैठ जाओ, नहीं, आपको एक ऐसे प्रोडक्ट पे काम करना है जिसके अंदर आप बग को रिजॉल्व करो। जितना ज़्यादा बग को रिजॉल्व करोगे उतना ज़्यादा डीबगिंग के कंसेप्ट अच्छे होंगे, और बड़े से बड़े प्रोडक्ट के अंदर आपको कैसे काम करना है समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल प्रोडक्ट पे काम करना ईजी है, आप एक API बना लो, आप सर्वर क्रिएट कर लो, बट एक बड़े प्रोडक्ट के अंदर किसी भी API के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को पकड़ना, उसको मैनिपुलेट करना, उसके इश्यूज़ को ढूंढना, वो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिसके अंदर डेवलपर सबसे ज़्यादा फंसता है। इस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करता है, तभी उसके कंसेप्ट अच्छे होते हैं। अगर आप नोड के रियल प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें प्योर प्रोजेक्ट पे ही फोकस करूँगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।